आए साथियों, कल हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं आईपीसी के। पहला प्रस्तावना, जिसमें उसके नाम और कहाँ लागू होगी, कब लागू हुई, किन व्यक्तियों पर लागू होगी, किन पर नहीं होगी, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है। दूसरे अध्याय में प्रस्तावना स्पष्टीकरण थे, दूसरे अध्याय में स्पष्टीकरण थे, परिभाषाएं थी कि किस शब्द का क्या अर्थ है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए तीसरा अध्याय, इसका तीसरा अध्याय है दंड से संबंधित, यानी इसमें कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं, पूरी आईपीसी में कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी पहली धारा है 53 कह रही है दंड के प्रकार, कितने प्रकार। तो देखिए पहले 1949 1949 से पहले 6 प्रकार के दंड थे। 5 ये यहाँ लिखे हुए हैं। एक जो तीसरे प्रकार का जो ये निरस्त किया है, ये था काला पानी। ठीक है, आपने सुना होगा काला पानी का नाम, कि उसको काले पानी की सज़ा दी गई। ये काला पानी की सज़ा जो थी, ये हमारी 1949 में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब हमारे दंड विधान में, आईपीसी में 5 प्रकार की सजाएं बची हैं। पहला हमारा मृत्यु, ठीक है। दूसरा आजीवन कारावास, ये हमारी निरस्त हो गई है, नंबर 3 हमारी निरस्त हो गई है। तीसरा है कारावास। देखिए आजीवन कारावास और ये कारावास। आजीवन कारावास का मतलब पूरी ज़िंदगी, जितनी उसकी शेष जिंदगी, जिस उम्र में उसको सज़ा बुली है, उसकी शेष ज़िंदगी बाकी जब तक वो मरेगा, अंतिम सांस तक जेल में बीतेगा। तो ये हो गया आजीवन कारावास। और देखिए कारावास हो गया कि उसको 10 साल की बोल दी, 5 साल की बोल दी, 3 साल की, इस तरह का ये। तो ये आजीवन कारावास, ये कारावास। अच्छा, ये कारावास 2 तरह का होता है। ये कारावास 2 तरह का होता है। एक कठोर कारावास, लिख लीजिएगा आप, कठोर कारावास, और दूसरा होता है साधारण। कठोर कारावास में सश्रम भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, सश्रम कारावास। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कारावास दो तरह का होता है, कठोर कारावास या सश्रम कारावास और साधारण कारावास। तीसरा जो हमारा 5वां है और टोटल चौथा, वो है संपत्ति का समअपहरण। संपत्ति का माने संपत्ति, किसी की संपत्ति कब्जे में ले ली, संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है, कोई हुआ, किसी की संपत्ति थी, वो हाथ नहीं आ रहा, संपत्ति उसकी संपत्ति जब्त कर ली। लास्ट जो है इसका, लास्ट है जुर्माना। खाली जुर्माना भी होता है, कुछ केसों में खाली जुर्माना भी होता है, और कुछ केसों में जुर्माना और सज़ा दोनों होती हैं। तो ये आप सज़ा याद रखिए। ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है, देखिए इसमें 2-3 तरह से प्रश्न बन सकता है। 2-3 तरह से। एक तो बन सकता है कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। अच्छा, नीचे दे दिया उसने। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में से कौन सा दंड आईपीसी में वर्णित नहीं है, या आईपीसी में उसका वर्णन नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, जुर्माना दे देगा, कारावास दे देगा, मृत्यु दे देगा और एक काला पानी दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काला पानी की सजा निरस्त हो गई है, उसको खत्म कर दिया गया है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 तरह से प्रश्न इस पर बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है, आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, अगली देखिए धारा 54 है मृत्यु दंड का लघुकरण मतलब उसको कम करके किसी और सजा में तब्दील करना। जैसे किसी को मृत्यु दंड दे दिया, जो हमारे राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, आपने देखा क्योंकि उसका मृत्यु दंड की उसको माफ़ी दे दी, मृत्यु दंड को बदलकर किस में कर दिया, आजीवन कारावास में। तो वो किस धारा के अंतर्गत करते हैं, 54 धारा में ये प्रावधान है, धारा 54 में। ठीक है, मृत्युदंड का लघुकरण। और धारा 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण। आजीवन कारावास किसको हुई, किसी को आजीवन कारावास की सजा हुई, उसको कम करके कितना कर सकते हैं, उसको कम करके अगर उसका व्यवहार अच्छा है, ये लघुकरण जो होता है क्यों होता है कि इंसान का व्यवहार देखा जाता है जेल में, तो उसका अगर आजीवन कारावास का लघुकरण कर रहे हैं तो उसको 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 14 से कम ही कम किया जाएगा आजीवन कारावास को, 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 14 वर्ष से कम ही कम किया जाएगा। धारा 57 देखिए महत्वपूर्ण धारा है, दंडावधियों की भिन्ने। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा आजीवन कारावास है, आपने कहीं सुना होगा कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, 20 साल होता है, सुना होगा आपने कहीं। वैसे तो देखिए आजीवन कारावास का मतलब अंतिम सांस तक होता है, लेकिन ये जो धारा है, धारा 57, ये प्रावधान करती है कि कुछ परिस्थितियों में दंडावधियों की भिन्ने जो हैं, जब इसको जो दंड है वो पार्टों में गिना जाएगा, तब वो कितना हो गया, आजीवन कारावास की जो अवधि होगी वो 20 वर्ष होगी।
ठीक है, क्योंकि देखिए दंड जो देते हैं, दंड एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, इंसान को सुधरने के लिए देते हैं। किसको छोड़कर? सिर्फ मृत्युदंड को। जब मृत्युदंड दे दिया तो इंसान खत्म ही हो गया, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, बाकी जितने भी दंड हैं ये इंसान को सिर्फ सुधारने के लिए हैं। अगर सरकार को लगता है कि इसका व्यवहार अच्छा है तो वो उसके दंड को, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं आजीवन कारावास की, लेकिन वो सज़ा 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। कम से कम 20 वर्ष तो उसको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, तब उसकी सज़ा को आजीवन कारावास की माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बस इसमें ये धारा 57 में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि धारा 57 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता में धारा 57 के अंतर्गत दंडावधियों की भिन्नों में आजीवन कारावास कितने वर्ष का होता है। इस तरह से पूर्ण शायद पूछा भी है, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए धारा 64 है हमारी, जुर्माना ना देने पर कारावास। अगर कोई व्यक्ति, ये कब है? ये धारा है जब दंड या सजा केवल जुर्माना हो, यानी केवल जुर्माना लिख लेना आप। जब दंड केवल जुर्माना हो, यानी सजा जो बोली है मजिस्ट्रेट ने, जज ने, वो उसको खाली जुर्माने की सजा बोली है, तब अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाता है तब उसकी सजा कितनी होगी और कैसे वो लगेगी। तो देखिए, अगर जुर्माना मैंने लिख दिया, अगर जुर्माना 50 रुपये से, कितने रुपये से? 50 रुपये से कम है, ये मैंने छोटा बड़ा वाला चिन्ह लगा दिया है लिखने से बचने के लिए। आप देख लेना, लिखने जैसा आप लिखना चाहें अपनी सुविधा अनुसार लिख लेना। अगर जुर्माना 50 रुपये से कम है तो जो कारावास की अवधि होगी वो 2 माह तक हो सकती है। यानी 50 रुपये का अगर जुर्माना भरा और वो 50 रुपये नहीं दे पा रहा तो उसकी सज़ा कितनी होगी? 2 महीने तक हो सकती है। ठीक है, ये देखिए 50 रुपये, 100 रुपये आपको कम लग रहे होंगे, ये क्यों है? क्योंकि ये तभी की बनी हुई है 1860, और 1860 में जब आप जाएंगे 50 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी, इसमें संशोधन नहीं हुआ। देखिए सरकारें क्या करती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं। आईपीसी हमारी 1860 की चल रही है। एक जब आप पुलिस में भर्ती होंगे, पुलिस एक्ट चलता, पुलिस एक्ट है, यानी पुलिस एक्ट, पुलिस किस तरह से अपना कार्य करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ठीक है, किस तरह से एक अनुशासन, ये सारी चीज़ें पुलिस एक्ट, वो भी 1860 का चल रहा है। तब अंग्रेज़ों ने, जो भारतीय सिपाही थे, अंग्रेज़ों की सेना में, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सिपाही थे पुलिस में, उनको, क्योंकि उपद्रव जो हुआ था 1857 की क्रांति जो हुई थी सिपाहियों के द्वारा ही हुई थी, उन सिपाहियों को दबाने के लिए पुलिस एक्ट बनाया था। और वो पुलिस एक्ट जो अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों को, एक तरह से गुलाम थे, गुलामों को दबाने के लिए जो कानून बनाया था, उसी कानून पर आज की पुलिस कार्य कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1860 के जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून था भारतीयों पर शासन करने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए, उसी पर आज की पुलिस, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है, आज भी उसी पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो देखिए एक कंडीशन ये हो गई कि जब जुर्माना 50 रुपये से कम हो तब 2 माह तक होगा। देखिए उसी का है 1860 के जितने भी भत्ते मिलते हैं सिपाही को, साइकिल भत्ता दिया जाता है। आपको सुनकर हंसी आएगी, सिपाही को साइकिल भत्ता दिया जाता है 50 या शायद 100 रुपये मंथली सैलरी में सिपाही को 100 रुपये का साइकिल भत्ता दिया जाता है, साइकिल मेंटेनेंस भत्ता, कि आप अपनी साइकिल का पंचर जुड़वा लीजिए, उसमें जो भी कमियां हैं उसको करा लीजिए। आज बताइए कौन सिपाही साइकिल से चल रहा है, कौन सिपाही साइकिल से चल रहा है? तो ये इस तरह के बड़े बड़े अजीब से आप नियम सुनेंगे, जाकर हंसी आएगी आपको, लेकिन कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, चलिए दूसरा इसका पार्ट देखिए। जुर्माना अगर 50 रुपये से ज़्यादा, यहाँ 50 तक हो गया, अब 50 से ज़्यादा लेकिन 100 रुपये से कम है, तब 4 माह तक, तब जो उसको सज़ा बोल जाएगी। अगर किसी को 100 रुपये का जुर्माना बोला, 70 रुपये का, 80 रुपये का या 100 रुपये का, तब उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? 4 माह की। कब? अगर वो जुर्माना नहीं देता है। ठीक है, ऐसे ही जुर्माना अगर 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, जुर्माना अगर 100 रुपये से ज़्यादा हो गया तो 6 माह तक। लेकिन इस कंडीशन में, जुर्माना ना देने की कंडीशन में, ये ध्यान रखना कि 6 माह से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जुर्माना ना देने की स्थिति में अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा दी जा सकती है? ये आप लिख लेना नीचे एक लाइन, जुर्माना ना देने की स्थिति में अधिकतम कितने समयावधि की सज़ा दी जा सकती है, कितने समय की सज़ा दी जा सकती है? तो 6 माह। ठीक है, इसको लिख लेना। अच्छा, एक चीज़
सरकार है, देखिए जुर्माना है सरकार का, देना पड़ेगा। अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है अपराधी की, जिसको जुर्माना लगाया है सरकार ने, जिस पर जुर्माने का दंड लगाया है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसने जुर्माना नहीं दिया है, तो उसकी जो भी संपत्ति होगी, चल होगी या चल होगी, उस संपत्ति को बेचकर, उस संपत्ति को नीलाम कर कर वो जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी। तो सरकारी पैसा किसी भी स्थिति में छोड़ती नहीं है सरकार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ, अपराधी की मृत्यु होने से जुर्माना समाप्त नहीं होता, ठीक है। धारा 65 देखिए, जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि, ये कब है? जब जो दंड है, आप लिख लेना, जो दंड है वो कारावास प्लस जुर्माना। ऊपर वाली धारा 64 में क्या था? जब दंड केवल जुर्माने का था, जब दंड केवल जुर्माने का था। धारा 65 में क्या है? जब दंड जो है कारावास और जुर्माना दोनों से है, इस स्थिति में अगर वो जुर्माना ना दे तब उसके दंड में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसको कारावास तो पहले से मिला हुआ है। आगे उसको अगर अब वो जुर्माना नहीं दे रहा, बोले मैं तो पहले से ही जेल जा रहा हूं, मैं क्यों जुर्माना दूं, तो देखिए उसका जितने भी वर्ष की उसकी सजा होगी, उस अपराध में, मान लो किसी अपराध में 7 वर्ष की सजा है, ठीक है, अधिकतम 7 वर्ष की, उसको सजा बोली है 5 वर्ष की, इस अपराध में सजा बोल गई 5 वर्ष की, और वो जुर्माना नहीं दे रहा, तो इस 7 वर्ष की जो सजा है, 7 वर्ष है ये, इसका 1/4, 7 वर्ष का 1/4 प्लस हो जाएगा उसमें, और जो उसकी 5 वर्ष की थी वो तो थी सजा। अगर वो जुर्माना नहीं दे रहा है, क्योंकि इस अपराध में कुल सजा कितनी थी? 7 वर्ष की। जज ने सुनाई तो 5 वर्ष की है, जज कितनी भी सजा सुना सकता है, अधिकतम 7 वर्ष है। किसी अपराध में अगर सजा लिखी हुई है तो वो अधिकतम 7 वर्ष है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कर सकता है जज। तो उसने सजा तो सुनाई 5 साल की, लेकिन उस अपराध के लिए सजा थी 7 वर्ष की। अब उसने कारावास सुनाया और जुर्माना लगाया, जुर्माना अपराधी दे नहीं रहा, तब उसकी सजा कितनी बढ़ेगी? तो इन 7 वर्ष का 1/4, जैसे इसका 7 वर्ष के महीने में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 12 सत्ते 84 महीने हो गए। अब 84 माह का 1/4 निकाल दो, यानी 21 माह उसको अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा, इन 5 वर्ष के अतिरिक्त। तो बस ये याद रखना कि उसको 1/4 कुल सजा का, जो निर्धारित सजा है, बोली गई सजा नहीं, बस ये चीज ध्यान रखना, जितनी सजा सुनाई है उसका 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, उस अपराध के लिए उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का, बस ये चीज लिख लेना आप, उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का 1/4, 1/4, ठीक है। एक धारा 13 आ गई, 73 धारा 73 आ गई, एकांत परिरोध, जिसको हम बोलते हैं काल कोठरी। सुना होगा ये भी आपने, किसको काल कोठरी में डाल दिया, ठीक है। काल कोठरी की सजा का भी जो प्रावधान है वो जुर्माने की तरह ही है। कैसा है देखिए, काल कोठरी क्या होता है? अगर जज को लगता है कारावास ही बोलेगा, सजा कारावास 3 साल की, 4 साल की, 7 साल की, इस तरह की सजा में ही, उसी के अंदर ये एकांत परिरोध होता है। उसी सजा में जज बोल देता है कि इसको इतने दिन, 2 माह, 3 माह, ठीक है, इतने दिन इसको काल कोठरी में रखा जाए, यानी एकांत परिरोध में उसको रखा जाए। वो सजा कैसे होती है देखिए, अगर सजा जो जज ने बोली है, अगर सजा 6 माह से कम है, अगर सजा 6 माह से कम है, तो जो एकांत परिरोध काल कोठरी की अवधि होगी वो 1 माह से कम ही रहेगी, 1 माह तक, 1 माह से अधिक नहीं, ये लिख लेना, 1 माह से अधिक नहीं। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में अगर सजा 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम है, 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम है, तब उसको जो एकांत परिरोध या काल कोठरी होगा वो 2 माह से अधिक नहीं होगा, 2 माह से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तीसरे केस में क्या है? तीसरे केस में अगर सजा 1 वर्ष से ज़्यादा है, अगर 1 वर्ष से ज़्यादा है, तब भी 3 माह से अधिक नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या आया? एक लाइन लिख लीजिए आप कि एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम 3 माह हो सकती है। एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम 3 माह हो सकती है, किसी भी हालत में 3 माह से अधिक नहीं होगी। दूसरी चीज एक देखिए, इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए कि जो एकांत परिरोध काल कोठरी है, मान लो सजा तो उसको 3 माह की बिल बोल दी, क्योंकि 1 वर्ष से ज्यादा है, और 3 माह की सजा बोल दी, तो उसको एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते।
एक बार में काल कोठरी में अगर भेजेंगे 14 दिन से अधिक नहीं, वो भी 14 दिन से अधिक कब नहीं, जब ये सज़ा 6 माह से कम होगी। अगर सज़ा 6 माह से अधिक है, ठीक है, तो उसको ये एक बार में 7 दिन रखेंगे। समझ में आ गया? सज़ा अगर 6 माह तक है तो उसको 14 दिन, और अगर उससे ज़्यादा है तो एक बार में सिर्फ 7 दिन। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आपको तो आपको मुझे कमेंट करके बता देना, दूसरे वीडियो में उसको बता दूंगा। अगर इस पूरे दंड केस में इसी से प्रश्न सिर्फ बन सकते हैं आपके, जिस भी तरह से बन सकते हैं। एकांत परिरोध या तो धारा पूछ लेगा, किस धारा में है इसका वर्णन, धारा 73। अवधि पूछ लेगा, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी, 3 माह। एक बार में कितने दिन से अधिक नहीं, 14 दिन से अधिक नहीं। ठीक है, यहाँ जुर्माने का भी ऐसे ही है। इस वाले से क्वेश्चन शायद पूछा है एक बार धारा 65 से कि जुर्माना ना देने की अवधि में कारावास की अवधि में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी, 1/4 की कुल सजा का। और जुर्माना ना देने पर ये पूछ लिया, जुर्माना ना देने पर अधिकतम कितनी हो सकती है, 6 माह मैंने बताई आपको। तो ये इस तरह से कुछ इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ चीज़ थी मृत्यु और मृत्युदंड का लघुकरण और आजीवन कारावास का लघुकरण कौन करेगा। एक शब्द इसमें इस्तेमाल होता है, आप सब लिख लीजिएगा, एक शब्द इस्तेमाल होता है समुचित सरकार। समुचित सरकार, समुचित सरकार क्या है, समुचित सरकार क्या है, अगर मृत्युदंड के दंड को अगर कम कर रहे हैं तो उसको कौन करेगा, केंद्र सरकार, क्योंकि मृत्युदंड को कम करने का किसको है, केंद्र सरकार को। बाकी है चाहे मृत्युदंड और भी कारावास, उसको कौन कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकती है। समुचित सरकार का वर्णन कहां पर है, धारा 55 का, धारा 55 का मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। समुचित सरकार, बस ध्यान रखना आपकी समुचित सरकार का भी वर्णन कहीं पर है, कहां पर है, यहां पर पूछ सकता है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकता है, उसमें दे देगा न्यायालय और कई तरह की चीज़ें दे देगा उसमें। तो एक शब्द आएगा उसमें से ये शब्द देगा समुचित सरकार। ठीक है, ये धारा 55 थी, 55 के आगे एक धारा बढ़ा दी है इन्होंने, बाद में बढ़ाया ये 55 का। आप इसको कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। आइए साथियों, अगला अध्याय हम देखते हैं। अगला अध्याय इसका है अध्याय 4, साधारण अपवाद। देखिए पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा आपका, पूछ लेगा साधारण अपवाद भारतीय दंड विधान में किस अध्याय में दिए गए हैं। तो याद रखना अध्याय 4। मैं जो यहाँ चीज़ लिखा रहा हूँ, देखिए वही चीज़ लिखा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ तो मैं सिर्फ इसलिए लिख देता हूँ कि मैं उस चीज़ को बताने से आपको भूल ना जाऊँ, उस चीज़ को बताने से आपको भूल ना जाऊँ। मैं जो बोल रहा हूँ उनमें से जहाँ लिखना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ सिर्फ यही नहीं लिखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जो मैं बताता हूँ उसको भी आप लिख लिया कीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो देखिए साधारण अपवाद जो है धारा 76 से लेकर 106 तक है, ये कुल 30 धारा 76 से 106 तक हैं और ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। साधारण अपवाद जो हैं दो भागों में बटे हुए हैं। देखिए साधारण अपवाद है क्या, जो कार्य अगर एक सामान्य परिस्थितियों में किए जाते तो वो कार्य अपराध है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ तक कि मर्डर कोई आम परिस्थितियों में साधारण इंसान द्वारा अगर किया जाए तो मर्डर है, 302 है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में उससे भी छूट दी गई है कुछ व्यक्तियों को, किन परिस्थितियों में छूट दी गई है, वो सारे साधारण अपवाद में हैं। ठीक है, वो सारे साधारण अपवाद में हैं। ज़्यादातर ये छूट जो दी गई है शरीर संबंधी अपराधों के लिए ही दी गई है, शरीर से संबंधित अपराधों के लिए ही। ठीक है, तो देखिए ये भी अध्याय 4 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है इसका बचाव, यानी किन किन उसमें वो बचाव दिया गया है। ठीक है, किस किस परिस्थितियों में बचाव दिया जाएगा, किस किस परिस्थितियों में उसका अपराध क्षमा योग्य होगा। तो वो 76 से 95 तक दिया गया है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक धारा में दिया गया है। तो 96 से 106 तक कुछ प्रश्न ऐसे उसने पूछे हैं, मैंने देखे थे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर कि ये कहाँ से कहाँ तक, यानी कहाँ इसका वर्णन है आईपीसी में, धारा दे दिए, धारा इतने से इतने तक। तो ये आप इंपोर्टेंट में करके लिख लीजिएगा इसको, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है,
कहाँ से कहाँ तक हो सकता है पूछने की 96 से 106 तक है। ये आप याद रखना कि 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए हम पहले बचाव का पढ़ लेते हैं। बचाव का पहला जो अपवाद है, यहाँ उसके ऊपर आप लिख लेना कोई कार्य अपराध नहीं है। यदि यहाँ कोई कार्य अपराध नहीं है, यदि तब ये तथ्य की भूल से किया गया कार्य। अब तथ्य की भूल क्या है? तथ्य की भूल या इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको वकील नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक समझ विकसित करनी है, एक समझ क्या हो सकती है बस उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तथ्य की भूल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी करेंगे, आप ड्यूटी कर रहे हैं, एक सिपाही है, कहीं पर बलवा हो रहा है, ठीक है, कहीं पर दंगा हो रहा है, वहाँ सिपाही है, दंगाई आप ऐसे बाहर हो रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, अधिकारी वहाँ पर सीओ खड़े हैं, सीओ ने गोली चलाने का आदेश दे दिया कि इनको गोली चला दी, किसी सिपाही ने गोली चला दी और उस सिपाही के वो गोली किसी व्यक्ति को लग गई और वो मर गया, तो सिपाही ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, सिपाही ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन इसमें भी देखिए कंडीशन आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है और आराम से बैठे हैं, वो आराम से बैठे हैं, सीओ साहब आए, सीओ साहब ने सिपाहियों को बोले इनको भगाओ यहाँ से, जैसे चाहो वैसे भगाओ, गोली से भगाओ। एक सिपाही ने गोली चला दी, वो लग गई, वो मर गया। यहाँ पर सिपाही को छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आराम से बैठे थे, धरना शांतिपूर्ण चल रहा था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन या शांतिपूर्ण धरना करने का हमें अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। कब उसको गोली मार सकते हैं? मैंने आपको बताया कब उसको गोली मार सकते हैं, जब दंगाई आपे से बाहर हो रहे हों, तब अगर आदेश देता है कोई अधिकारी, आपका सीनियर अधिकारी, और आप गोली चला देते हैं, तब अपराध नहीं है। इसमें भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना, यहाँ भी आदेश मानने में भी अपने विवेक का। आदेश कैसा होना चाहिए? विधिपूर्ण आदेश होना चाहिए, विधिपूर्ण आदेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारी हो गई। या दूसरा इसमें तथ्य की भूल क्या हो गई? एक दूसरा मैं आपको बताऊं उदाहरण, एक वारंट आया, न्यायालय ने वारंट जारी किया। वारंट की तामील कौन करता है? पुलिस करती है। ठीक है, पुलिस, उसमें नाम लिखा हुआ था रवि, उसमें नाम वारंट में लिखा हुआ था रवि। जब पुलिस उसको पकड़ने गांव में पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कोई दूसरा व्यक्ति, रवि से मान लो कोई सनी दिखाई दे गया, उनको सनी दिखाई दे गया, लेकिन पुलिस को ये लगा कि यही रवि है। पुलिस को ये लगा, उसे पक्का विश्वास पुलिस को ये था कि ये रवि है, जबकि वो रवि नहीं था। वो सनी को पकड़कर ले गए, वो सनी था और वो सनी को पकड़कर ले गए। ठीक है, तो यहाँ उस पुलिस वाले ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उनकी नियत, यहाँ फिर नियत देखी जाएगी, उनकी नियत साफ थी और वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे थे। वो तथ्य की भूल हो गई। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, दूसरा एक आ जाता है विधि की भूल। देखिए यहाँ तथ्य की भूल तो क्षम्य है, तथ्य की भूल में आपको छूट मिल सकती है, लेकिन विधि की भूल में मैंने यहाँ क्या लिखा है? विधि की भूल से किया गया कार्य अपराध होगा। विधि की भूल से किस परिस्थिति में अपराध होगा? कोई किसी को मार दे, किसी को गोली मार दे और पुलिस के सामने ये कह, जब पुलिस को पकड़े कि मुझे तो कानून का ज्ञान ही नहीं था, कि मुझे पता नहीं था कि किसी को मारना अपराध है। या कोई चोरी कर ले और बाद में कहे जी मुझे पता नहीं था कि चोरी करना अपराध है, तो ये विधि की भूल, ये क्या हुई? विधि की भूल हुई। तो ये इस तरह की चीज़ों में छूट नहीं मिलती है। इस धारा में, धारा 79 में किस तरह की चीज़ों में छूट मिलेगी? मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे दो आदमी लड़ते दिखाई दिए, उनमें से एक आदमी एक को मारने वाला है, बस मैंने उसको देखा वो तमंचा उठा रहा है या चाकू उठा रहा है, कुछ ना कुछ करने वाला है, वो मारने वाला है, और मैंने उसको पकड़कर अलग किया, या मैंने उसको जाकर डंडे से मार दिया, कैसे मार दिया। ठीक है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? यहाँ तक कि जबकि वो था क्या, जो दूसरा आदमी मार रहा था चाकू से, उसको, जिसको वो मार रहा है, वो उसको मारने वाला था, वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में अपने उसको मार रहा था। नहीं समझे? दो आदमी लड़ रहे हैं, मैं जब वहाँ पहुँचा, मुझे उनमें से एक आदमी उसको एक चाकू से मारने वाला था, वो मारता हुआ दिखाई दिया कि ये इसकी हत्या कर देगा। ठीक है, मैंने उसको डंडे से जाके पीछे से मार के अलग किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। जबकि असलियत क्या थी? जो आदमी चाकू से मार रहा था, जिस आदमी को मारा, पहले वो उसको मारने वाला था,
उसने उसको घेर लिया था, उसको मारने वाला था, उसने अचानक देख लिया और वो फिर उस पर अपने सेल्फ डिफेंस में वार कर रहा था। सेल्फ डिफेंस अलाउ है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये विधि की भूल में उस तरह के कार्य में छूट है। लेकिन कोई अगर ये कहे, हत्या करके किसी की ये कहे कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं था, उसमें छूट नहीं होगी। इसमें आप लिख लेना कि किसी भी कार्य को करने के बाद इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी अगर वो कहे कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं था, ठीक है। धारा 80 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है धारा 80, ठीक है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कैसे, मान लीजिए मैं खेत पर अपने काम कर रहा हूँ, एक पेड़ है, मैं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा हूँ, ठीक है। मेरे आसपास वहाँ कोई नहीं है, जब मैं पेड़ पर चढ़ा मेरे आसपास वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था और मैं पेड़ को काट रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अचानक मेरी जो कुल्हाड़ी है उसके आगे का लोहे का जो फल होता है वो निकल गया, कुल्हाड़ी का फल निकल गया और फल उसी समय वहाँ पर कोई व्यक्ति निकला हुआ जा रहा था, पेड़ के नीचे से कोई व्यक्ति निकला हुआ जा रहा था उसी समय, और वो फल उस व्यक्ति के सर में लग गया और वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति मर गया। क्या मैंने अपराध किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे छूट किस धारा में मिलेगी? धारा 80 में, क्योंकि मैंने पूरी सावधानी इसमें बरती थी। जब मैं पेड़ पर चढ़ा था मैंने अपने चारों ओर पास देखा था, वहां कोई व्यक्ति दूर दूर तक नहीं था, वो व्यक्ति अचानक आ गया, वो व्यक्ति अचानक आ गया। और अचानक, क्योंकि मैंने तो अपनी कुल्हाड़ी चेक की थी, कुल्हाड़ी ठीक थी मेरी, अचानक उसका फल निकल गया और उसको लग गया और वो व्यक्ति मर गया, तो ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, अब आप सोचें कि अरे ये तो बढ़िया काम मिल गया, जिसको मुझे मारना होगा मैं तो उसको ऐसे ही करूँगा, कुल्हाड़ी का फल निकाल दूंगा, उसको मार दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी कंडीशन इसकी देखिए, दूसरी कंडीशन इसकी देखिए कि उसी पेड़ पर मान लो मैं कार्य कर रहा हूँ, उस पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे। जब मैं उस पेड़ की डाली काटने के लिए पहुंचा, उस पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे या 4 आदमी बैठे थे, ठीक है, और मैं वहां जाकर पेड़ काटने लगा, तब कुल्हाड़ी का फल निकल के नीचे बैठे हुए नीचे खेल रहे बच्चों में से किसी के लग गया और वो मर गया, तब मुझे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कुल्हाड़ी का फल निकल जाए। ये जानकारी होती है इंसान को, कुल्हाड़ी का फल निकल जाए, और मुझे ये भी पता था कि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, यानी मैंने सावधानी नहीं बरती, मुझे इस चीज़ का पता था, तब मुझे छूट नहीं मिलेगी। दोनों चीज़ों में अंतर समझना, एक में मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं है, जब मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ मैंने देखा था चारों ओर पास, वहाँ था कि वहाँ कोई नहीं है, वो आदमी वो व्यक्ति अचानक आ गया तब तो, और उसके वो फल लग गया, तब तो मुझे छूट मिल जाएगी। लेकिन पहले से अगर वहाँ कोई आसपास व्यक्ति हैं या बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और तब अगर ये काम हो जाए, किसी के लग जाए कुल्हाड़ी का फल निकल कर, तब मुझे छूट नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। तो धारा 80 में सिर्फ यही है, विधिपूर्ण, या विधिपूर्ण से मतलब क्या है, यानी कोई काम में गलत काम नहीं कर रहा था, विधिपूर्ण कार्य कर रहा। कुल्हाड़ी से पेड़ काटना कोई गलत काम नहीं है, ठीक है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, ये चीज़ ध्यान रखना। धारा 81 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 81 क्या है? बड़ी हानि रोककर छोटी हानि करना कोई अपराध नहीं है। बड़ी हानि रोककर छोटी हानि करना कोई अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसका मैं देखो आपको उदाहरण बताता हूँ, ये उदाहरण चाहो तो आप लिख सकते हो वीडियो रोक कर अपनी याददाश्त के लिए। ये प्रश्न में दे देगा आपको, ये प्रश्न में बिल्कुल, ये साधारण अपवाद में क्यों आपको सारे बता रहा हूँ, क्योंकि 80% चांस ये है कि आपका जो प्रश्न बनेगा वो साधारण अपवाद में से ही बनेगा, आईपीसी में से साधारण अपवाद में से बनेगा, और उसके उदाहरणों में से ही। ये नहीं पूछेगा आपसे ये लिखा हुआ, उसकी भाषा क्योंकि बहुत कठिन है, भाषा नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ उदाहरण में से ही कुछ पूछेगा। जैसे अभी मैंने कुल्हाड़ी वाली चीज़ बताई, उसी को एग्जाम्पल बना के ऐसे ही आपको लिख देगा कि एक व्यक्ति पेड़ से उसको काट रहा था, नीचे उसके व्यक्ति खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उसका फल निकला, उसको लग गया, क्या उसने अपराध किया? नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, धारा 302 का अपराध किया। इस तरह के प्रश्न बना के आपको पूछ लेगा। तो यहाँ पर बस वही चीज़ ध्यान रखना कि जब वो पेड़ काट रहा था तो क्या बच्चे थे या बच्चे नहीं थे, वो लिखा हुआ देगा आपको उसमें। तो ये उदाहरण के ही प्रश्न बन जाते हैं। अब धारा 81 का बड़ी हानि रोककर छोटी हानि करना कैसे? मान लीजिए एक गांव है, छप्परों वाला गांव है, उसमें आग लग गई। छप्पर वाले गांव होते थे पहले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। छप्पर वाला कोई गांव है, पिछड़ा गांव है, उसके किसी छप्पर में आग लग गई, छप्पर लकड़ी का जो बनाकर छत डाल लेते हैं उसकी, उसमें आग लग गई, उस गांव में आग लग गई एक तरफ से। अब जब लगी जा रही है तो सारे छप्पर मिले हुए होते थे, पहले आपने देखा होगा, झोपड़ी जो होती थी वो मिली हुई होती थी। किसी बस्ती में इस तरह की जब आग लग गई तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने
क्योंकि आग बढ़ती जा रही है, इस घर में फिर अगले घर में लगी, फिर अगले घर में पहुंची, फिर अगले घर में पहुंची, तो उसमें से एक घर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया बीच में से। उस लाइन जो लगातार गांव होते हैं बने हुए, लगातार घर होते हैं इस तरह से बने हुए, ये घर थे, ये घर की छतें थी, ठीक है। यहाँ से आग लगनी शुरू हुई, इधर से आग लगनी शुरू हुई, ये लगती जा रही है, तो उन्होंने इस घर की छत को गिरा दिया, इस घर की छत को गिरा दिया। जब कनेक्शन कट गया तो आगे के घर कम से कम बच जाएंगे, आगे के घर बच जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा देखिए, एक बड़ा जहाज है, एक बड़ा जहाज है, वो पानी में जा रहा है, वो पानी में जा रहा है, लेकिन उसका जो चालक है उससे कंट्रोल खो बैठा। कंट्रोल खो बैठा मतलब उससे कंट्रोल रुक नहीं रहा, उससे वो जहाज रुक नहीं रहा। अब इस जहाज के आसपास जिस दिशा में जहाज जा रहा है उस दिशा में एक नाव है जिसमें 20 से 25 लोग बैठे हैं, 20 से 25 लोग बैठे हैं। अब वो अगर सीधा जाएगा, उसको काटे नहीं, तो ये जहाज इससे टकरा जाएगा जाकर, और वो 20-25 लोगों के मरने की आशंका है। चालक ने जब ये देखा, चालक ने जहाज को अपने दूसरी तरफ को काट दिया, इधर को, जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति थे, जिस नाव में सिर्फ 2 व्यक्ति थे। एक दूसरी नाव की तरफ को जब काटा, उधर को काटा, तो ये जहाज इस नाव से टकरा गया जाकर, जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति थे, और ये दोनों व्यक्ति मर गए। तो इस चालक ने कोई अपराध नहीं किया। वो कह देगा मैंने 20-25 लोगों को बचाने के लिए यहाँ ये कर दिया। समझ में आ गई आपके? यानी बड़ी हानि को रोकने के लिए हम कोई छोटी हानि कर सकते हैं। एक बस चालक है, बस लेके जा रहा है, बस चला रहा है, अचानक से ब्रेक फेल हो जाते हैं, सामने से स्कूल की बस आ रही है या स्कूल की वैन आ रही है जिसमें से 30-35 बच्चे भरे हुए हैं उसमें। अगर वो बस को नहीं काटे एक तरफ को या दूसरी तरफ को नहीं काटा, तो सीधे बस उस वैन से जाकर स्कूल वैन से जाकर टकराएगी और बच्चों के मरने की, उनकी मृत्यु होने की संभावना है। उसने दूसरी तरफ को बस काटी, जैसी बस काटी एक मोटरसाइकिल वाला उसके सामने आ गया, मोटरसाइकिल वाले की मृत्यु हो गई। उस बस चालक ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल आप में आता है तो उसका ध्यान रखना, कोई अपराध नहीं है। और धारा कहाँ आता है? धारा 81 में। एक धारा 82 है, देखिए क्या कार्य अपराध नहीं है? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य अपराध नहीं है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य, इसके आगे सारे के आगे लिख लेना अपराध नहीं। ठीक है, इसमें विधि की भूल से लिख लेना कि वो अपराध है। इसमें देखिए 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य अपराध नहीं है, चाहे वो बच्चा किसी को जान से ही क्यों ना मार दे। 7 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष से कम का बच्चा चाहे किसी व्यक्ति को जान से ही क्यों ना मार दे, उसका किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। यहीं पे बच्चा अगर 7 से 12 साल का है, ये धारा इसकी 83 है, मैंने लिखा नहीं है, धारा 83 है। 7 से 12 साल तक के बच्चे के लिए वहाँ उसकी समझ देखी जाती है। अगर बच्चा 7 से 12 साल के बीच का है, उसकी समझ देखी जा सकती है। क्या इसने ये जो कार्य किया है, क्या इसको समझ थी करने की, इसको करने की इसकी समझ थी या नहीं थी, इसको इसके परिणाम का क्या होगा पता था, वो जांच की जाएगी उसकी। अगर समझ थी तो उसको अपराध माना जाएगा, और अगर उस बच्चे को 7 से 12 साल के बच्चे को अच्छे बुरे की समझ नहीं थी तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक धारा 84 पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। कोई विकृत व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, अगर वो किसी को पत्थर फेंक के मार देता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, तो वो कार्य अपराध नहीं है। किसमें उसको छूट मिलेगी? धारा 84 में, क्योंकि पागल व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। उसकी नीयत उसको मारना नहीं थी कि वो जानबूझ के उसको मारा था कि हाँ मैं इसको पत्थर मारूंगा और मुझे इसको मारना है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, इस पूरे क्रिमिनोलॉजी में, पूरे अपराध की दुनिया में सिर्फ नियत देखी जाती है। मेंस रिया जो मैंने बताया था, दुराशय, ठीक है, दुराशय की क्या उसका गलत इंटेंशन थी, क्या उसको मारने की इंटेंशन थी उसको, ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी धारा 84 हो गई। धारा 84 एक ट्रेनिंग का बहुत मज़ेदार किस्सा, जो साथी अगर देख रहे हैं ट्रेनिंग वाले, ट्रेनिंग की होगी अगर वो देख रहे हैं उनको पता होगा। ट्रेनिंग में क्या मज़ा करते हैं, अगर किसी ने कोई काम गलत कर दिया ट्रेनिंग में, तो उसको कहते हैं, उसको चिढ़ाने की वजह से, ये धारा कैसे याद रहती है, उसको चिढ़ाने की वजह से कहते हैं कि रहने दो इसके, ये धारा 84 के अंतर्गत आता है। मतलब उसको पागल व्यक्ति कहने की कोशिश की जाती थी कि ये व्यक्ति पागल है, तो उसको सीधे पागल ना कह के उसको क्या कहते थे,
बोले रहने दो, ये धारा 84 के अंदर इसको छूट मिली हुई है। कोई कार्य किसी ने अगर गलत कर दिया हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, जब ट्रेनिंग करते हैं किसी ने कोई कार्य गलत कर दिया तो क्या कहते थे, रहने दो, चलो छोड़ो, कि इसको धारा 84 के अंतर्गत छूट मिली हुई है, ये धारा 84 के अंतर्गत आता है, यानी इसको सीधे पागल ना कह के वो धारा 84 में करते थे उसको। तो ठीक है साथियों, आज का लेक्चर यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे, इसके कुछ और रह गए हैं। ठीक है, आप इसको कीजिए, एक दिन में, ज़्यादा नहीं, कल करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा था, पहले वो वीडियो भी देख लें आप। ठीक है, पहला वीडियो मैंने बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं पूरा सिलेबस आपका कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एग्ज़ाम में टाइम है। एक हाँ, दूसरा वीडियो कुछ लोगों के मेरे पास आ रहे हैं कि क्या इसका सिलेबस कैसे करें, कितने सेफ स्कोर रहेगा, कितना हमें करना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। मैं उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी 1-2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पूरी रणनीति उसमें आपकी होगी कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर कवर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको पूरा वीडियो बनाऊँगा, आप इसको करते रहिए। ठीक है, बहुत ईजी लगेगा आपको। धाराएँ अगर धाराएँ याद ना रहें, धाराएँ भी अगर याद ना रहें, तो आप सिर्फ ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनको आप ध्यान रखना कि क्या चीज़ अपराध है, क्या चीज़ अपराध नहीं है। इतना भी याद रहेंगे तो भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।